हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने बहुत किया है। बट आपको पता है कि साइंस से भी आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका 1 to 5 हो गया, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, सब में साइंस का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो एग्जाम भी पास में है, तो क्यों ना एग्जाम से पहले जो है आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस का हम रिवीजन कर देते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहेगी इससे। और एक तरीके से आप जब भी पीआईक्यू करते हैं तो आपको जब भी वहाँ पे साइंस का कोई क्वेश्चंस डिफरेंट मिलता है ना, तो आप उसे अपने कॉपी में जरूर नोट करो। बट याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करिएगा आप। ठीक है, तो ये आपका वन लाइनर नोट्स है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसे आसानी होगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, उसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिलेगा, मैं ये पीडीएफ वहाँ पे भेज दूंगी। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए, ये जो साइंस का हमारा सबसे पहला ही प्रश्न है, और ये है कि जब मटर की प्रतान किसी डोरी के संपर्क में आती है तब वह उसके चारों ओर ऐसे, आपने देखा होगा, स्पाइरल जैसे कुंडलित हो जाती है। तो ये आखिर में कौन सी जो है अनुक्रिया है, तो हम इसे बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। तो ये जो है स्पर्शानुवर्तन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे स्पर्शानुवर्तन। अब ये क्या है भाई, इसे देख लेते हैं। देखो, क्योंकि देखो पादप जो होते हैं ना, वो प्लांट्स जो प्रकृति में स्थावर होते हैं, इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए और पर्यावरण में होने वाले तेज बदलाव से निपटने के लिए उन्होंने वृद्धि अनुक्रियाएं विकसित करी हैं। इसलिए जो पादप होती है ना, वो अपनी ग्रोथ को बदलता रहता है ताकि वे ज़्यादा जो है अडॉप्ट कर सके परिस्थितियों में, वृद्धि कर सके किसी भी परिस्थिति में। तो यह पादप की गति के द्वारा, मतलब जो प्लांट है ना, उसके मूवमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं हेप्टोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये क्या है, पादप जो है प्लांट द्वारा स्पर्श फ्रिक्शन के द्वारा जो है उत्पन्न जो अनुक्रियाएं होती हैं, और जो ट्विनर होती है, जो प्रतान होती है, इस प्रकार की गति के उदाहरण है। तो स्पर्शानुवर्तन को ही हम बोलते हैं हेप्टोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो केंद्राभिमुखी बल है ना, वो किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है वस्तु को, मान लो कोई वस्तु है ना, उसको ऐसे वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए। ये तो आप ये देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स भी पूछता है। तो ये ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इस वृत्ताकार पथ पर ऐसे गतिमान बनाए रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कौन सा फोर्स है भाई, ये देख लेते हैं। तो देखो, एक बल जो एक गोलाकार रास्ते में ऐसे इसमें चलते हुए शरीर पर कार्य करता है और उस केंद्र की ओर यहाँ निर्देशित किया जाता है, जिसके चारों ओर शरीर घूम रहा है। यह जो बल है, ये जो फोर्स है ना, वो बाहर से ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है केंद्राभिमुख बल जो है एक बाहरी बल है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको ऐसे राउंड, मतलब वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए इसका मूवमेंट होता रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो वो बरसात की मात्रा नापने हेतु। देखो, ये तो किसी को नहीं पता है भाई कि बीपीएससी के जीएस में कौन से इस बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। इसीलिए आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितने सिलेबस है, जितना कंटेंट है, आपका रिवीजन बार बार होना चाहिए। बाकी आप तो जानते ही हो कि हर बार कुछ नए तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है जो बरसात की मात्रा है ना, उसको नापने के लिए। और दूसरा है बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। वायुमंडलीय दाब। अच्छा, ये बताओ, हमने पढ़ा भी था भूकंप। भूकंप की तीव्रता हम कैसे मापते हैं, और इसकी मापने की इकाई, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। एक तो भूकंप भूकंप जो है जिसे मापते हैं वो, साथ में इसकी तीव्रता की इकाई किसे मापते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। चलो मैं बता ही देती हूँ, आप मुझे बताना इसमें से कौन सा मापक यंत्र है, कौन सी इकाई है। एक है हमारा सिस्मोग्राफ और दूसरा है हमारा रिक्टर पैमाना। ये भी हमने साइंस की क्लास में किया हुआ है। तो यूडोमीटर का हम बरसात की मात्रा के लिए करते हैं, और बैरोमीटर का हम वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताओ। विद्युत शक्ति यूनिट वगैरह बहुत पूछते हैं उसी तरीके से, तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। ये देखिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो ये है वोल्ट। ये सारे फिजिक्स के ही आपसे क्वेश्चन हैं, जो भी यूनिट पूछा जाए हमने सारा ही लिख दिया यहाँ पे। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट, और विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, याद रखिएगा। अच्छा, ओम किसका मात्रक है बताओ। ओम मात्रक है प्रतिरोध का। ठीक है, किसका, प्रतिरोध। 9 क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा जो है वो किस उपकरण से मापी जाती है। जो विद्युत धारा है वो मापी जाती है अमीटर से।
ठीक है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो है ओम। जो चालक है उसकी विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। सारे जितने भी यूनिट है ना, मैंने एक साथ ही लिख दिया है ताकि एक जगह ही आपको इकट्ठे मिल जाएगा, तो रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोध है उसकी इकाई है ओम। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम लोग जब साइंस, आपको पता ही है, इसमें छोटे स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं, तो ये आपका 7-8 की ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, और ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। देखो, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, और ये जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं। ठीक है, ये पूरा एक वर्ष में जितना ये डिस्टेंस ये जो कवर करता है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और यह जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है। तो ये बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापक्रम का तो अभी तक हमने बहुत सारे जो है यूनिट्स देख लिया है, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। दूसरा है किलोवाट, ये भी कई बार पूछा हुआ है और ये थोड़ा आसान भी है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का। फर्मी। और इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे आपको भी पता चलना चाहिए ना कि आप इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं साइंस या फिर कहीं पर भी किसी भी टीचर से, तो आप क्वेश्चंस कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप अगर टेस्ट सीरीज देते हो तो आपके कितने नंबर आते हैं जीएस में, क्योंकि साइंस भी जीएस का ही पार्ट है, अलग नहीं है कुछ। समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। ठीक है, जो हम समुद्री जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम मापते हैं नॉटिकल मील में। एमकेएस पद्धति में आपसे बल का मात्रक पूछ रहा है, न्यूटन। तो अगर एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक पूछा जाएगा तो वो है न्यूटन। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? बताइए। एंगस्ट्रॉम है तरंग दैर्ध्य, वेव की है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ओके, आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। तो आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, और एंगस्ट्रॉम की इकाई है तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19। फुटबॉल के खेल में आपने देखा होगा, जो गोलकीपर होता है वो फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को ना ऐसे पीछे की ओर खींचता है। तो आखिर में ये ऐसा क्यों करता है? गोलकीपर जो है वो किस प्रकार सक्षम बनाता है? भाई, खेल में गोलकीपर को गोल पकड़ना है तो पीछे क्यों, आगे भी तो कर सकता है ना। तो ये इसलिए क्योंकि संवेग जो परिवर्तन की दर होती है ना, उसको कम करने के लिए वो पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, जितने लोग फुटबॉल की गेम वगैरह देखते होंगे, आपने देखा होगा उसमें जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं हाथों को, तो जो संवेग परिवर्तन है उसकी दर को कम करने के लिए। ये सब फिजिक्स के ही क्वेश्चन है। एक बस, हम लोग हमेशा बस सभी ट्रैवल करते हैं, अभी फिर से एग्जाम है, आप सभी को ट्रैवल करना होगा, तो कितनी बार आप सभी के साथ ये हुआ है बताइएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मान लो एक बस है, ये रही। अब ये बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सीधे रास्ते पे ऐसे चल रही है, और देखिए अचानक से जो है दाएं, ठीक है दाएं, और एक तेज मोड़ लेती है, अचानक दाएं मुड़ती है ना एक बहुत तेजी से, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? अब इधर मोड़ ले रही है बहुत तेजी से, तो इधर झुकेंगे या बाएं झुकेंगे या दाएं झुकेंगे? बताओ। बाईं ओर झुकेंगे, ऑपोजिट में। ठीक है, सीधे। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बैठे होते हैं ऐसा लगता है कि वो दूसरे साइड में ऐसे गिर जाएंगे। सीधे रास्ते पे चलती है और अचानक से दाएं वो बहुत तेज मोड़ ले लेता है बस, तो बस में जितने भी बैठे यात्री हैं ऐसा लगता है कि वो दूसरे की ही साइड गिर जाएंगे, तो बाईं ओर झुकेंगे। इसका ये राइट आंसर है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलो अब ये देखते हैं, एक संगीत कार्यक्रम हो रहा है, फंक्शन है, उसमें ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक जो सितार वादक होता है वो तनाव को समायोजित, वो स्ट्रेस नहीं, वो तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, और जो स्ट्रिंग होती होगी, आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रिंग को ना उपयुक्त रूप से बांधता है। तो ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बताओ। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ उसकी जो है के साथ स्ट्रिंग की आवृत्ति, मतलब उसके साथ जो है मैच कराने के लिए। ठीक है, सीटर नहीं होगा, स्ट्रिंग की आवृत्ति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आघात और प्रत्याघात के जो बल होते हैं वो हमेशा समान और विपरीत दिशा में ही होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि हमेशा समान होंगे और विपरीत दिशा में, समान होंगे विपरीत दिशा में। कीड़े जो है वो पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते होंगे। कभी
आपने देखा होगा, हम ऐसे जा रहे हैं, कहीं पानी गिरा हुआ है, वो पानी की सतह पर जो है बिना डूबे वो आराम से ऐसे टहलते रहते हैं पानी के ऊपर। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, जो पानी का जो सरफेस टेंशन है ना, उसकी वजह से। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, कि जो कीड़ा जो है वो पानी की सतह पर आराम से टहल रहा है, डूब नहीं रहा है, घूम रहा है आराम से। तो देखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी द्रव का वो विशेष गुण होता है जिसके कारण जो उनका मुक्त पृष्ठ है ना, वो मतलब सरफेस है, वो एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली, एक मेम्ब्रेन की भांति होती है, तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। मतलब जो एरिया है, द्रव के इस गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं। कुछ कीट जल की सतह पर चल पाते हैं, इसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन ही है, पृष्ठ तनाव। ठीक है। अब इसी का एक और क्वेश्चन जो कि फेमस क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद, ये पूछता है जो हमारा रेन ड्रॉप्स होती है वो आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल गिरती है, इसका क्या रीज़न है? इसका भी रीज़न सरफेस टेंशन है। ओके। अगला देखो, हम सभी के घर में दूध से जो है क्रीम को अलग करते हैं, तो ये जो अलग किया जाता है इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। दूध से क्रीम को अलग करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अब ये बल क्या है, देखो, अपकेंद्री जो बल होता है ना, इसका प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है, आप उसको घुमाएं, आपने ये प्रोसेस किया होगा तो आपको याद भी होगा, उसको गोल घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, जो कि उसको आपने देखा होगा, जब हम उसमें ऐसे जो अलग करने वाली होती है स्टिक, उससे हम ऐसे से जब गोल गोल मूव करते हैं तो बीच में से ना वो क्रीम बाहर की ओर फेंकने लगता है, इसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल, और अलग हो जाता है दूध से क्रीम। किसी पत्थर या अन्य भारी वस्तु को एक रस्सी से बांधकर गोल घुमाने की गतिविधि करके, ऐसे आप गोल गोल घुमाइए, बचपन में तो सभी ने घुमाया होगा, तो इससे हम अपकेंद्री बल आराम से समझ सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपके घर में, जब भी दूध से क्रीम अलग हो, तो समझ लेना अपकेंद्रीकरण बल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलती बस में जब चालक अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन की गति के पहले नियम से। देखा होगा ना, सडनली वो लोग ऐसे ब्रेक लेते हैं तो सभी लोग एकदम आगे, कई बार लोगों को तो चोट भी लग जाती है क्योंकि अचानक से बहुत स्पीड में ब्रेक लेते हैं। तो वो न्यूटन की गति का पहला नियम है। ये क्या है? देखो, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब कि देखो, हम सब शांति से बैठे थे अपनी सीट पे, विरामावस्था में थे, एकदम एक समान गति की अवस्था में जा रहे थे। अब अचानक से बाहरी बल लगा, ब्रेक लगा ना, और जैसे इस पे लगा तो हम थोड़ी ना, उसने हमें विवश किया है, इस वजह से जो है सभी यात्री आगे की ओर उनको धक्का लगता है, और इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। तो ये है हमारा न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम। तो आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, आपको बताना है कि इसको हम किस नियम से समझा सकते हैं। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। ओके। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, ये पानी का बीकर है, इसमें बर्फ का एक टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? मान लो ये मैंने ग्लास लिया, ये ग्लास मैंने ली, ग्लास लिया है मैंने, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी डाल दी हूँ। अब ये बर्फ का टुकड़ा जो है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो पानी का इतना मैंने पानी भरा था, तो क्या ये पानी जो है अधिक हो जाएगा और, या फिर कम हो जाएगा? बहुत सारे लोग सोचेंगे कम कैसे होगा, एक एक्स्ट्रा मैंने क्यूब डाल दिया है भाई, तो कम तो हो नहीं सकता है, बढ़ जाएगा। नहीं, पानी का स्तर वही रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना, पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि पानी वाले बीकर में जैसे हम बर्फ का एक टुकड़ा, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर वही रहता है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, वो अपनी ही गति से चलता रहेगा, समरूप गति से चलता रहेगा। ठीक है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है शून्य। अब ये दंड चुंबक क्या होता है इसे देख लेते हैं। देखो, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। केंद्र के पास की क्षेत्र रेखाएं दंड चुंबक के समानांतर होती हैं। क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दंड चुंबकों के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मतलब जो पोल्स होंगे ध्रुव वहां पर ज्यादा होगा, और केंद्र में होता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो शून्य हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा ना केंद्र में कितना होगा, तो शून्य होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। ये रटने वाला है।
चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल में लिखा है। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति मतलब कितना हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अब इसके बीच हम सुन सकते हैं। एक मानव के लिए औसत जो श्रवण सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और ये जो आपकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी इकाई हर्ट्ज है, अभी हमने देखा। औसत वयस्कों में ऊपरी सीमा अक्सर 15 से 17 किलो हर्ट्ज के करीब होता है। अब यहाँ से दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक आपसे पूछा जाएगा अपश्रव्य, दूसरा पराश्रव्य। देखो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं अपश्रव्य आवृत्ति, ठीक है, अपश्रव्य। और 20,000 मतलब इतना आप सुन सकते, इसके नीचे वाला आप नहीं, इसके नीचे भी तो नहीं सुनाई देगा ना। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को हम कहेंगे पराश्रव्य, ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, और आवृत्ति को 1 सेकंड में होने वाली तरंग चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों के प्रकार जिनकी आवृत्तियां मानव श्रवण की श्रव्य सीमा से कम होती है, देखो उसी को कहते हैं, मतलब कम होगा ना। 20 से आप केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं, उससे कम हुआ 20 से नीचे तो अपश्रव्य है, 20,000 से ऊपर है तो पराश्रव्य, ठीक है। तो कितना है भाई सुनने का, तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, इसके बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो साउंड है वो वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, बताइए। साउंड है वो एयर से वाटर में उसने एंटर किया तो उसके किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, और वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है, तो वो है ध्वनि तरंग। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अनुदैर्ध्य तरंगों में कण के माध्यम में कंपन की दिशा तरंग के प्रसार के समानांतर होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगों में कण तरंग के प्रसारण की दिशा में रेखा में कंपन कर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण की गति आमतौर पर ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। तो आप अगर ये ना याद करो तो भी चलेगा, यहाँ पर बेसिकली समझाने के लिए है, इतना याद रखना। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, ठीक है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि कई बार पूछता है, वो है ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ क्या है, तो देखिए ये लंबवत कंपन करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऐसे स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लंबवत विस्थापित होते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखना, रेडियो तरंग, जल तरंग, यहाँ पर लिखा है मैंने। एक डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपको अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का हम यूज करते हैं, तो हम इसमें करते हैं चुंबकीय तरंग का। जो एमआरआई मशीन होती है ना, उसमें हम चुंबकीय तरंग का यूज करते हैं। सोनोग्राफी में आप कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसमें हम करते हैं पराध्वनिक तरंगे, ठीक है, सोनोग्राफी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किसमें संचरण नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम, निर्वात में। ये तो बहुत ही आसान सा और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा जो बिजली की मोटर है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, चेंज कर देती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, लाल और नीला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 40 क्वेश्चंस। तो बाकी के क्वेश्चंस भी हैं और हम इसे अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर दिन क्लासेस मिलेगी। ये देखिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हम इसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, देखिए साइंस के ना 2 से 3 क्लास में ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब समय कम है तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी सीटेट की, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। 1 से 2 दिन में आपको पूरा सीटेट का हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, बायलिंगुअल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 40 क्वेश्चन हमने किया है, 40 में से कितना आपका सही है ज़रूर बताएं।